नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। आज सारी कहानियां मुझे आपसे जाननी है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आज कोई कहानी बाकी नहीं रहेगी। आज सब डिस्कस होगी। ये जो बगावत की आग है, ये आग मध्य प्रदेश के दतिया में धधक रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश को बीजेपी के हिंदुत्व और चुनावी रणनीतियों की मुख्य प्रयोगशाला माना जाता रहा है। वहां इस समय बगावत के शोले भड़क रहे हैं। 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव है। उससे पहले बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर बवाल हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। यह बड़ा अनयूजुअल है। बीजेपी में इस तरीके की बगावत का सामने आना ये हाल के दिनों में बड़ा नया है, क्योंकि बीजेपी में इस तरीके की बगावतें होती रही हैं, लेकिन अब हो रही हैं और मध्य प्रदेश के दतिया में हो रही है। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 झांसी दिल्ली हाईवे बंद कर दिया। इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पूरे दतिया में धारा 163 लगा दी गई। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दरअसल दतिया उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा तैयारी कर रहे थे और चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का नाम काट दिया और उनकी जगह किसे टिकट दे दिया? आशुतोष तिवारी को, जिससे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए। नरोत्तम मिश्रा 6 बार के विधायक हैं, 3 बार दतिया से चुने गए हैं। वो अलग बात है कि पिछला चुनाव वो हार गए थे। इस बार नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें मोबाइल के जरिए इस बात की जानकारी मिली। वो लोगों से शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। अपनी बात उचित फोरम पर रखने की बात भी कह रहे हैं। आप सुने नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। अब मनी मन तो ये भी जानते हैं कि जो हो रहा है उनके समर्थक कर रहे हैं। वो अलग बात है कि बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि उन्हें तो बाद में पता चला पूरा दतिया जल उठा, भड़क उठा। उनके समर्थक सड़क पर आ गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, अपने ही प्रशासन के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ पथराव करने लगे। ये जो हो रहा है ये सहज तो नहीं करने वाला है। ठीक हर्षवर्धन जी, ये अनयूजुअल है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी तस्वीरें नहीं आती है कि पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता, उसके समर्थक सड़क पर आ जाएं, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी कि नारे लगाने लग जाएं। नहीं, सचमुच आश्चर्यजनक किंतु सत्य, जैसा जो कॉलम अखबारों में छपता था ना, ठीक वैसा ही है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अब वो कहाँ लगा रहे हैं? कार्यालय पे लगा रहे हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं? जहां भाजपा के कैडर, भाजपा के पदाधिकारी हैं। ये भी मैंने नहीं देखा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। पहले बहुत बड़े बड़े नेता छोड़कर गए हैं और उनके पीछे बहुत से लोग जाते थे। ये भी सही है कि भाजपा से निकलकर कोई नेता बहुत बड़ा नहीं हो सका, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जिनके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई थी। नंबर 1 ये कि अमित शाह के सबसे विश्वस्त हैं, और नंबर 2 ये कि बहुत अहंकारी हैं। तो अब अमित शाह के विश्वस्त होने की वजह से अहंकारी हैं या अहंकारी होने की वजह से अमित शाह के विश्वस्त थे? अब ये एक मतलब पहले मुर्गी पहले अंडा वाला मसला है। दूसरा, दतिया में क्या उनकी एक क्षमता है, क्योंकि रहने वाले मूल रूप से डबरा के हैं। दतिया में चूंकि वो शायद आरक्षित हो गई है, वो जहां तक ध्यान में आ रहा है, तो उसकी वजह से तो वो यहां से चुनाव लड़े। पिछला चुनाव हार गए, 7,500-8 हजार मतों से हारे। लोगों ने तो यहां तक कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई कि नरोत्तम मिश्रा को विधायक बनवाने के लिए अमित शाह जी ने राजेंद्र भारती वाले में वो मामला जो करा दिया। मतलब जो चर्चाएं चल रही वो मैं बता रहा हूं। लेकिन इतना तो मैं मेरी याद से कह सकता हूं
एक किसी विधानसभा टिकट के लिए इस तरह का प्रदर्शन भाजपा में कभी मैंने नहीं देखा है। कभी हुआ होगा पहले, कोई विजय जी भी हैं, कोई पुरानी बात बताएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कई बार कहा जाता है ना कि नली बड़ी छोटी होती जा रही है, एकांगी होता जा रहा है मामला, जो विमर्श, ज्यादा लोगों से चर्चा, सबको जानकारी, जैसे पत्रकारों को बड़ा मजाक उड़ता है कि तुम तो जानते नहीं हो, क्या जानोगे मोदी शाह युग में, तो बड़ा आनंद आता है लोगों को। तो भैया पत्रकारों को तो छोड़ो, ये आदमी, मैं नरोत्तम मिश्रा का सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, 20 घंटे पहले उन्होंने 5-6 लोगों का डाला हुआ है कि ये लोग अभी भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। 18 घंटे पहले की पोस्ट, एक फलाना जगह में गया, वहां की जनता मुझे समर्थन कर रही है। अरे हर्षवर्धन जी 40 दिन से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की खुद तैयारी कर रहे हैं। तो अब दो चीजें, या तो ये है कि अमित शाह का विश्वस्त होना इनके ऊपर भारी पड़ गया, बाकी सब जो आरोप लगते हैं उसको मैं राजनीति में मानता नहीं, उसको कौन नेता के ऊपर नहीं है अभी, मतलब कौन सा नेता ऐसा है जिसके ऊपर ना हो, इस तरह की चर्चा तो रोज ही होती रहती है। आखिर भाई मोहन यादव के ऊपर आरोप लगा तो पार्टी की तरफ से उसके बचाव में लोग आ गए। मोहन यादव के ऊपर जो उज्जैन वाला आरोप लगा था तो पार्टी की तरफ से लोग उनके बचाव में आए, तो ये होता है, सभी कोई मतलब बहुत असामान्य नहीं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी मुश्किलें हैं, अच्छा आशुतोष तिवारी जो है वो भी भाजपा के संभाग संगठन मंत्री रहे, एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, कहा यह भी जा रहा है कि मतलब संघ, संगठन, सरकार सब नरोत्तम मिश्रा से नाराज थे। लेकिन क्या इतने मतलब नाराज व्यक्ति से उसके पीछे इतनी जनता निकल सकती है? मुझे तो ये नहीं लगता ऐसा। देखिए नरोत्तम मिश्रा कमजोर किए जा रहे हैं तो क्यों किए जा रहे हैं? बगावत वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये मोहन यादव के खिलाफ ये बगावत है, या फिर ये बगावत जो है वो कहीं और तक इशारा लेकर जा रहा है? लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो पहले ही किनारे कर दिए गए हैं, उन्होंने बयान दिया है आशुतोष की बम्पर जीत होगी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, सुने। सरकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला जाए। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? विजय जी, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? पहले तो क्या जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जितने बड़बोले नेता हैं उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है और नए लोगों को अब मौका देने की ये तैयारी है, और अगर ये हो भी रहा है तो फिर ठीक तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन जितना प्रदर्शन हो रहा है वो उनकी ताकत को तो बता ही रहा है। बिल्कुल ठीक। और हर्षवर्धन जी ने बहुत गंभीर बात कही कि मतलब उसमें कोई मेरी असहमति नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब के अमित शाह के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं, और क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? तब तो मेरी चिंता और गंभीर है कि इस पार्टी में अभी ऐसे लोग भी हैं जो अमित शाह के विश्वस्त लोगों के खिलाफ भी काम कर सकते हैं, जो पार्टी अमित शाह से चलती हो। जैसे मैं तो आमतौर पे अमित शाह जी को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे मानता हूँ पार्टी का, उनके विश्वस्त आदमी को इस तरह से दरकिनार किया जाए या जो कोशिश की जाए वो भी गंभीर है। मुझे उमा भारती जी का याद आता है। उमा भारती जब मुख्यमंत्री पद से हट गई और फिर दोबारा आने की कोशिश, तब भी इतने लोग खड़े नहीं हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और उमा भारती नरोत्तम मिश्रा जी के सह सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, उनसे 10 टाइम्स बड़ी नेता थी, बहुत बड़ी नेता थी, ठीक है, और जाति और सब समीकरणों के हिसाब से भी, ठीक है, और उन्होंने बड़ी ताकत मध्य प्रदेश में दिखाई थी, लेकिन तब भी लोग ऐसे खड़े नहीं हुए। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन ये अनुशासनहीनता क्यों दिखाई दे रही है, क्यों लोग नाराज हो रहे हैं? इसकी वजह यही है कि आप सेंट्रलाइज्ड करते जा रहे हैं पार्टी को। इसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि ये कहना इसके लिए बहुत खुश होना कि देखो किसी को खबर नहीं मिली, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं।
मीडिया वालों को तो छोड़िए, अखबार वालों को तो छोड़िए, यदि पार्टी में भी खबर नहीं हो रही, इसका मतलब आप पार्टी में विचार नहीं कर रहे। कोई एक आदमी फैसला कर रहा है, कोई दो आदमी फैसला कर रहे हैं। यदि पार्टी में विचार होगा तो फिर मनाने के लिए भी होगा। भाई आप सब लोगों ने कहा था इसलिए इस नाम को लिया, क्या इस नाम को नहीं लिया? मोहन यादव के हाथ में पूरी कमान मैं सौंपी जा रही है। एक नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं कि पार्टी का कैरेक्टर जो है वो सेंट्रलाइज हो रहा है। और वो सेंट्रलाइज फिर ऐसा हुआ कि ऊपर से नीचे तक सब सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। जिसको जो पावर मिलती है वो उस पर काम कर रहा है, उसका नतीजा मुझे ये दिखाई। मोहन यादव मजबूत हो रहे हैं, पुराने जितने नेता हैं उन्हें अब धीरे धीरे करके कॉर्नर किया जा रहा है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मोहन यादव की इतनी राजनीतिक हैसियत है कि वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट अपने दम पर काट सके। नरोत्तम मिश्रा इतने छोटे नेता नहीं कि नरोत्तम मिश्रा का भविष्य मोहन यादव मुख्यमंत्री के रहते तय कर सके। देखिए, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार रहे। शिवराज सिंह चौहान के समय स्वास्थ्य मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, तमाम बयान देते थे और ये कहा जाता था कि शिवराज के बाद कोई दूसरा बड़ा नेता और भविष्य का मुख्यमंत्री है तो नरोत्तम मिश्रा का जिक्र आता था। अमित शाह के बड़े करीबी मारे जाते थे और ये कहा भी जा रहा था कि दतिया चुनाव वो जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑकलैंड में मौजूद हैं, वहां से वो संबोधन दे रहे हैं। हम आपको सीधा लिए चलते हैं ऑकलैंड। Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to step up together and take responsibility for a bright partnership. New Zealand is committed to doing more with India across a wide range of areas: defence and security, trade and economics, people-to-people ties, education, tourism, sports and culture. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the Prime Minister of New Zealand, the Right Honourable Christopher Luxon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा समाप्त करने के बाद अब इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्लॉकबस्टर शो ये आप देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। आप याद करिए, जापान के प्रधानमंत्री जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भारत और जापान के बीच में भाई बहन वाला रिश्ता बताया था, बड़ा भाई कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो इंडोनेशिया के दौरे पर गए तो वहां पर भी बड़ी सार्थक मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए तो फिर वो रिश्तों की साझेदारी कैसे दोस्ती के एक उच्च स्तर पर आ गई है,
वो चर्चा हुई। और अब ऑकलैंड के दौरे पर, इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और एक लंबे अरसे के बाद भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, विजय जी, ये तो कहा ही जा सकता है कि ये दौरा बहुत मजबूती की तरफ बढ़ते हुए कदम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडोनेशिया हो, जो भारत की विदेश नीति है प्रधानमंत्री मोदी के समय की, ये बड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण है न्यूजीलैंड की यात्रा भी, क्योंकि ऑकलैंड में एक तो कल का आप देखते कि ऑकलैंड में एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण और 40 साल में पहला दौरा है भारतीय प्रधानमंत्री का। पूरे जो चेन है यूरोप की, पैसिफिक कंट्रीज़ की, और ये सारा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनका चुनाव हुआ, मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस पूरे दौरे को तय किया। और ऑस्ट्रेलिया का भी आपने जिक्र जैसे किया, ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ रिश्तों को लेकर गर्माहट दिखाई दी, जो फैसले किए गए, जो समझौते किए गए, उन सब में न्यूजीलैंड में, इस तीनों देशों की यात्रा में न्यूजीलैंड सबसे महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ हमारे बहुत गर्माहट वाले रिश्ते लंबे समय से रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मोटे तौर पर हम लोग डिप्लोमेसी हमारी रही है। न्यूजीलैंड के साथ एक रिश्तों को दोबारा से शुरू करना या उसको गर्मी लाने का एक बड़ा काम है, और उसमें जिस तरह से वेलकम प्रधानमंत्री का वहाँ हुआ, वो इस नए रिश्ते की शुरुआत भी बताता है। और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर या विदेश नीति को जो लेकर एक नया नज़रिया आया, हालांकि हम बहुत सारे लोग आलोचना भी करते रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है, लेकिन ये जो मल्टी अलाइन पॉलिसी में प्रधानमंत्री रिश्तों को एक नए तरीके से देखने का जो नजरिया लेकर आए हैं, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण। जो वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है वो एक बार आपको सुना देते हैं, फिर वापस से चर्चा स्टूडियो में लेकर आते हैं। But gee, look at India today, because I have been back many times since. And every single time I go, I am struck all over again by the remarkable energy, the dynamism and the innovation of the Indian people. But I want to say it is the transformation that Prime Minister Modi has led that takes my breath away. India now has one of the largest middle classes in the world, with 445 million people and still growing. And with those higher incomes, families can enjoy better food, take holidays, send their children to study and save for retirement. That is not a small thing. That is one of the greatest advances in human dignity the world has ever seen. And Prime Minister Modi, it has happened under your leadership. In just the last decade, 250 million Indians were lifted out of poverty. The number of airports more than doubled to 157. About 95,000 kilometres of brand new highways have been built. I'm telling you, that's enough to drive from New Zealand to India and back again 8 times. And India has landed a spacecraft on the moon's South Pole, the first nation on Earth to do that. It hosted the G20 and it will soon be the world's 3rd largest economy. The 21st century will be shaped by India, and New Zealand wants to help build that future with you. And that is why this year we did something historic together. We signed the New Zealand-India Free Trade Agreement, opening a market of 1.4 billion people to our Kiwi exporters and also creating opportunities for Indian businesses here in New Zealand. I'm telling you, India is not just a country we trade with. It is a country that we grow with, and most importantly, it is a country we trust. For many years, people said an India-New Zealand free trade agreement was impossible. Well, Prime Minister Modi and I did it, and we got that deal done in record time. And our FTA will raise the living standards of our people in India and in New Zealand. It's everyone in the room here tonight and across the whole of New Zealand and India who benefits through more jobs, higher incomes and better opportunities.
But here's the thing. You don't have to fly to Delhi or Mumbai to see India's energy and ambition. It is right here. It is in the room. And I hope that every single one of you is incredibly proud of the enormous contribution our Kiwi Indian community makes to New Zealand. Because you have enriched our country economically, socially and culturally. And without you, we simply wouldn't be the New Zealand we are today. We are a multicultural country full of hopeful and hardworking people with a positive outlook on our life and a determination to do well for themselves, their families and their communities. And I don't just say that, I see it. I see how incredibly hard you work to get ahead. Working long hours, even 2 jobs or 3 jobs just to get the deposit for that first home or for that first business, or to give your kids the opportunities you never had. And now we have the numbers to prove it, because this week a major report stated that our 330,000 strong Kiwi Indian community now contributes $37 billion to our economy every year. It's 9% of our GDP and it supports 220,000 jobs. And you are successful in every strata of New Zealand society, and you are younger, you are wealthier, and you are better educated too. But let me tell you what that really looks like, not in numbers, but in everyday New Zealand life. Because whoever you are in this country, whoever you are, this community is already part of your story, whether you have noticed it or not. Because it's the nurse who holds your mum's hand on the night shift when you can't be there yourself. It's the doctor in the emergency department at 3 in the morning, and it's the GP who finally gets your kids seen. It's the dairy owner who knows your name and your order and keeps the lights on at the end of the street. It's the family who took a punt on a small business, took a risk, and now pays the wages of your neighbours. It's your local accountant who's helping you do your finances and, importantly, your tax returns. It's the engineer who designs the roads that you drive on. It's the IT specialist who keeps your bank and your hospital running. And it's the teacher who stands in front of your children every single morning. Every single day, in 1,000 quiet ways, most of us barely stop to see, but it is this community, the Indian Kiwi community, that is helping hold up the New Zealand that all of us rely on. And that's the real contribution. You are a great example and an inspiration to every New Zealander. So on behalf of myself, on behalf of my government, and on behalf of New Zealand, let me simply say to each and every one of you here tonight, thank you, thank you, thank you. Sit down. Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, in a moment you are going to hear from a man who needs no introduction in this arena. He rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. He has helped lift hundreds of millions of people out of poverty, and he is one of the most important leaders of our time and a true friend to New Zealand. Prime Minister, can I say thank you for making this historic journey. Thank you for seeing what we have always known, that this community and this friendship is something truly extraordinary. So New Zealand, put your hands together, make some noise, raise the roof and give the warmest Kiwi welcome you've ever given to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi.
नमस्ते। Kia ora, न्यूजीलैंड। हम भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं, इस बार जब मेरा यहां आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने
अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। हम साथियों, मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों? मोदी नहीं, क्योंकि इसके असली नाविक आप सभी हैं। ऑकलैंड से वेलिंगटन तक, क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक, न्यूजीलैंड के कोने कोने में फैला भारतीय समुदाय इस शेयर्ड जर्नी का एक नाविक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहां लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वैसे एक्सेलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिटर है कि नहीं है? सुपर हिट है ना? आपने अभी दिखा दिया। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया, वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मूव कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों,
न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहां के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहां जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में सचिन रविंद्र, ईश सोढ़ी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है। साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा आपकी होती है और माथा मेरा ऊंचा होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है।
जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की सोसाइटी में विमेन बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। साथियों, रूरल इकोनॉमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी हो, फूड सेफ्टी हो, कंप्लायंस सिस्टम हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने जेस्प्री मॉडल से दिखाया है कि छोटे किसान भी बाजार के एक बड़े ब्रांड बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। साथियों, यहां के मानुका हनी को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। जैसे यहां हनी ट्रेडिशन और टेस्ट के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा है, वैसे ही भारत के आयुर्वेद में भी हनी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में भी हम बी कीपिंग को लेकर एक मिशन चला रहे हैं। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और आजकल तो हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड क्या डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं।
100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। मैंने हाका को केवल
एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा, मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। मना कितांगा, इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता, हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, काइत्या कितांगा। काइत्या कितांगा ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा गया है, भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठ करके जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं वहां उस देश की प्रगति में पूरी तरह मदद करते हैं।
और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। साथियों, हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं, उतना ही समर्पण कर्मभूमि को भी करते हैं। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। मैं आपके सामने देश की उपलब्धियों का, भारत के सामर्थ्य का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करूंगा। ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा, जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें। या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। साथियों, भारत की इस ग्रोथ का एक और पहलू भी है। ये पहलू हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है। भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। साथियों, भारत कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप है। जब अफगानिस्तान में संकट आया तो हम गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को पूरे मान के साथ भारत लेकर आए। साथियों, हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा, साहस, समानता और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर हिस्से में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है। कोई भूखा आए, उसे भोजन मिलता है। कोई संकट में है, उसे सहारा मिलता है। इसी माहौल में सिख कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने हमें बताया था कि श्री हरमंदिर साहब में सेवा के लिए एफसीआरए से जुड़ी कुछ परेशानियां आ रही है। हमने उस समस्या का तुरंत समाधान किया। साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर है। साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है। वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। खास करके हमारे सिख भाई बहन वहां यात्रा के लिए जाते हैं। वहां दर्शन के लिए जाने में खास करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे सिख भाई बहनों को सहूलियत हो, इसलिए सरकार हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बनवा रही है। साथियों, हमारी ही सरकार ने साहिबजादों के शौर्य और बलिदान की अमर स्मृति में 26 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया है। आज यह दिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुका है। आज केरलम से लेकर असम तक बच्चा बच्चा भी चारों साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है। साथियों, मैं आपसे
पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरी सरकार में मेरे एक साथी हैं श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था कि उनके परिवार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़े साहब 300 साल से संजो के रखे हैं। बंटवारे के समय पुरी साहब के परिवार ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आए। पवित्र जोड़े साहब को उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन कर सके। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, जानकारों की हमने एडवाइस ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहिब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साथियों, आज मैं यहां से बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं। करूं? हाँ कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं। अब हम इस इवेंट के 6th एडिशन को और हाईटेक बना रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स इस बार
ऐप के माध्यम से होने वाले हैं। मेरा आग्रह है यहां जितने भी युवा साथी हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारत को जाने और भारत की विरासत को न्यूजीलैंड के लोगों के साथ जोड़ें। साथियों, मैं एक शानदार फ्यूचर सामने देख रहा हूं। जिसमें विकसित भारत की रोशनी भी है और न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी भी है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण और उनकी टीम का आभार, न्यूजीलैंड की जनता का धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। थैंक यू। कियोरा। To join तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड में वाकई में ये शो पूरा हाउसफुल था और जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने इंडिजिनस कल्चर की बात की, उसे संरक्षण देने की बात की और वैश्विक चुनौतियों के बीच में भारत किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है वो बातें रखी गई। और वाकई में मोदी मैजिक यहाँ ऑकलैंड में तो रागी जी सिर चढ़कर बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, चमक हो रही है। देख रहे पूरी दुनिया देख रही है, इसको बताने की तो आवश्यकता है नहीं। पूरी दुनिया देख रही है कि कितना इलेक्ट्रीफाइंग ऑडियंस जो था, और ये सब चीज़ें जो है ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं होता है। सामान्यतः सब आप देखेंगे कि जो ये चीज़ें हैं इंडियन डायस्पोरा में वाकई मोदी के करिस्मेटिक लीडरशिप के प्रति एक अद्भुत का चार्म है। और ये आप जहाँ भी आप विदेश में किसी से आप बात करेंगे तो आपको ये बात का एहसास होगा कि वाकई वो प्रधानमंत्री को कितना लाइक करते हैं। हम अपने चूँकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होता क्या है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई कठिनाइयों से गुजरते होते हैं, तो हमने जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी है कई प्रश्न को लेकर के सामने खड़ा होता है। लेकिन ये डायस्पोरा है और डायस्पोरा रोज़ की बिजली, पानी, सड़क, दवाई, इन सारी समस्याओं से जूझते हुए वो अब नरेंद्र मोदी का आकलन नहीं करता है। वो नरेंद्र मोदी का आकलन इस आधार पर करता है कि भारत की धमक जो है वो दुनिया में कितनी बड़ी है। जिस देश में वो रह रहे हैं न्यूजीलैंड में, क्या पहले जैसे हम लोग पहले बिहार से आते थे और बिहारी जो है वो दिल्ली में एक प्रकार का गाली हो चुका था, लेकिन बिहारी डायस्पोरा अब इतना पावरफुल एक पॉलिटिकल डायस्पोरा हो चुका है कि और साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में लेके आप मान लें या मीडिया को ले लें, अन्य जगहों में वो इतनी धमक के साथ मौजूद है कि अब वो बिहारी गाली नहीं होता है। अब लोग बड़े शान से अपनी बात को करके रखते हैं। मैं जो सच्चाई है, वास्तविकता बता रहा हूँ, वही स्थिति है। एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी कहते थे भारत के बारे में, जो जिक्र करते थे, तो बाद में यहाँ पर भारत के अंदर लोग कहते थे कि देखिए प्रधानमंत्री अपने देश की शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो सच्चाई बता रहे थे कि भारत की वास्तविकता क्या है। और पिछले अपने शासन के दौरान, अपने नेतृत्व में उन्होंने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि हम दुनिया में कितने मिल्क के कैसे सबसे बड़े प्रोड्यूसर दुनिया में हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में है जो है वो हम तीसरे नंबर के देश हैं, इकोसिस्टम में हम आज के दिन में कहाँ खड़े हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम आज जाकर के कहाँ खड़े हैं, दुनिया में हम शुगर के प्रोडक्शन में कहाँ पर खड़े हैं, राइस के प्रोडक्शन में हम कहाँ खड़े हैं, भारत डिफेंस के क्षेत्र में कहाँ पर है। ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने कल जिक्र किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये एक प्रकार से ये सब चीजें जो है ये भारतीयों को गौरव के साथ गौरव का एक एहसास दिलाता है।
और कौन आज के दिन में स्टेडियम में पैसा देकर के किसी नेता को सुनने के लिए? हमको तो याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सभा हुआ करती थी तो लोग 100-100 किलोमीटर से गांधी मैदान में पटना में चल करके आते थे। पर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सुना था, श्रीमती इंदिरा गांधी को भी सुनने लोग आया करते थे। लेकिन बाद के वर्षों में यदि कोई किसी को सुनने के लिए वाकई ऐसे जाता है तो नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। वो कैरिस्मेटिक लीडर तो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैरिस्मा जो है वो दिखाई भी दे रहा है ऑकलैंड में जो आपने देखा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है यहां पर राहुल गांधी का कैरिस्मा को क्या हो गया? उनकी सरकार क्या बन पाने की स्थिति में है? आए हैं कि नहीं आए, विदेश यात्रा से लौटे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, सवाल तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने ये है कि सरकार में आएंगे या नहीं, उससे पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लें। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह का दी एंड होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसे समाप्त करने के लिए, कलह को समाप्त करने के लिए कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, यानी पंजाब में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भूपेश बघेल, चन्नी गुट के साथ आखिरकार उनकी मीटिंग हुई। और ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं बल्कि चन्नी गुट के विधायक राणा गुरजीत के घर पर हुई। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी, उनके समर्थक नेता भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि चन्नी गुट ने बैठक में भूपेश बघेल के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह है कि राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम पेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर पूरा चुनाव लड़ा जाए, और टिकट वितरण के दौरान भी चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। अब सूत्रों का कहना यह है कि भूपेश बघेल ने दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। भूपेश बघेल का कहना है कि यह शर्त मानने का अधिकार उनके पास है ही नहीं, यह अधिकार तो सिर्फ आलाकमान के पास है। केवल आलाकमान तक वो अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचा देंगे। यानी कि पंजाब कांग्रेस में सुलह होती दिखाई नहीं दे रही है। राणा साहब ने आमंत्रित किया था। हमारे वरिष्ठ नेता हैं गुरजीत राणा साहब, पूर्व मंत्री भी हैं और अनेक बार के विधायक हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया। और राणा साहब के यहाँ तो मैं अनेक बार आया हूँ, भोजन किया हूँ। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है। तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया, तो आज मैं आया। सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है। और जो पार्टी के हाईकमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाईकमान के साथ हैं। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का वरद हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा। तब भूपेश बघेल जो बात कर रहे हैं वाकई में सच है। फैसला तो आला कमान लेगा, फैसला करना तो उनके अधिकार में है नहीं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। सीएम प्रोजेक्ट करके चन्नी को फिर चुनाव में जाएं, वडिंग को अध्यक्ष पद से हटा दें, सारी वो शर्तें रखी जा रही है जो आला कमान मानने वाला नहीं है। तो क्या ये मानकर चले कि टूट तय है? पुनीत, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बैठक है वहां से नेताओं का आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता बाहर आ रहे थे, जब भूपेश बघेल निकले तो उनसे पूछा गया ऑफ द रिकॉर्ड कि क्या बैठक कोई नतीजा रही या बेनतीजा। उनका एक ही वर्ड था, बेनतीजा। और उसके बाद वो निकल गए। और हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही गुट को नाराज करना आला कमान के बस में नहीं है। अगर वो राजा वड़िंग को हटाते हैं तो जाहिर तौर पर जट सिंह नाराज होंगे, और अगर वो चन्नी को नाराज करते हैं तो दलित समुदाय जो है पंजाब में काफी बड़ी तादाद में है, वो नाराज होते हैं। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप कि एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ स्मिथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अभी जो बैठक हुई है अंदर, उसमें अभी क्या नतीजा निकला है, क्या कहना है उसमें। पंजाब में अराउंड 82 हल्का इंचार्जेस, 12 सिटिंग एमएलएस, बाकी एमपीज, लीडर ऑपोजिशन, सब ने इकट्ठे होकर अपनी बात हाईकमांड को पेश करने के लिए बघेल साहब को बता दी है। सब ने पंजाब के वर्करों की
पंजाब की बात बता दी है, वो जाके उसको दिल्ली बता देंगे। अभी इतना ही है। इस पे चर्चा हुई कि चरणजीत चन्नी को सीएम फेस रखा जाए। नहीं, अभी तो ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शन लड़ने की तरफ बात गई सरकार के बाद। चर्चा तो इस पे भी थी मेन तो। नहीं, वो तो वोटें पड़ जाएंगी उसके बाद की बातें हैं, उस पर कोई बात नहीं। चर्चा तो हुई होगी। नहीं, एक बंदा भी नहीं बोला, पहले बंदे आप ही बोल रहे हैं। सब बंदों ने ये बोला कि कलेक्टिवली हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहते हैं वो हमने हाईकमांड को बता दिया। बोलते हुए शायद बच रहे हैं, तो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर अब नेता जो है एक एक करके बाहर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं पुनीत आप रहे, और अगर कोई नेता से आप बात कर पाते हैं तो फौरन आप इशारा करें, हम दोबारा आपकी तरफ लौटेंगे। लेकिन समीर जी, चन्नी की तो बगावत फिर एकदम खुली दिखाई दे रही है और तय नजर आ रही है, क्योंकि वडिंग को अगर आप अध्यक्ष पद से हटाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि भाई आला कमान कमजोर है, चन्नी की बगावत के आगे झुक गया। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान या अगर कहे प्रभारी भूपेश बघेल चन्नी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। चन्नी ने पहली शर्त रखी कि कांग्रेस मुख्यालय जो इंदिरा भवन है वहां बैठक नहीं होगी। दूसरी शर्त रखी कि उस बैठक के अंदर राजा वडिंग जो प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे। तो कोई नेता ऐसी कह सकता है कि पार्टी के कार्यालय में मुख्यालय में बैठक नहीं करेंगे, हम किसी हमारे तीसरे नेता के घर बैठक करेंगे, वहां आपको आना पड़ेगा और उस बैठक में हम 3 बातों पर सिर्फ चर्चा करेंगे। वो 3 बैठक में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी राय को तवज्जो दी जाए। तो अगर कोई नेता इस तरीके से अहंकार की बात कर रहा है, बता रहा है कि सब कुछ मुझे मिले, मैं पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित आप करें, मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी आप बनाएं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी राय लें, मैं कांग्रेस मुख्यालय जो इंदिरा भवन वहां का है चंडीगढ़ का, वहां नहीं आने वाला हूं, वहां बैठक नहीं होगी, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बैठक में नहीं शामिल होंगे। अगर इतनी बात करने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व से बात करने जा रहा है तो चन्नी को समझना चाहिए कि कांग्रेस किस हद तक जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। और मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान ने तय कर लिया है, चन्नी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब अनुशासन की कार्रवाई की तैयारी पार्टी ने कर ली है। जो बयान देगा उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। चन्नी किसी भी स्थिति में न मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, न राजा वडिंग को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जो दिल्ली में तय हुआ था वही होने वाला है। और अब मुझे लग रहा है कि चन्नी के आने वाले समय में राहुल गांधी से बैठक भी नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली नेतृत्व ने जो फैसला लिया है पार्टी को उसी आधार पर चलना होगा। फिलहाल पंजाब में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये तय है कि अब चन्नी की राह अलग होने वाली है। या तो चन्नी सरेंडर करेंगे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व का आएगा वैसे चुनाव में जाएंगे, या चन्नी कोई अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, फिर वो अलग पार्टी बनाते हैं, भाजपा के साथ जाते हैं या क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी हमने बात पंजाब की थी जहां पर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, बात मध्य प्रदेश की भी हुई थी, वहां पर भी कुछ घमासान मचा हुआ है। लेकिन बांकीपुर सीट में जो हुआ वो तो वाकई में बहुत चौंका देने वाला है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, वहां बीजेपी को अपना कैंडिडेट ऐन मौके पर बदलना पड़ा। नॉमिनेशन के कुछ घंटे के बाद ही बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी खुद मैदान से हट गए और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनना पड़ा। वजह बताई जा रही है कि अभिषेक कुमार ने चुनावी हलफनामे में अधूरी जानकारी दी थी, इसकी वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द होने का डर था। पर असली इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है, वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। यहां से इस बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने जिस अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, उनके पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे। चारा घोटाले में लालू समेत जिन 75 लोगों को दोषी ठहराया गया था, उसमें से एक नाम अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद का भी था, जिन्हें 3 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना लगा था। इतना ही नहीं, साहिबगंज कोषागार मामले में भी रविंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था, जिसमें रविंद्र प्रसाद को 2 साल की सजा, 4 लाख का जुर्माना था। रविंद्र प्रसाद फर्जी बिल के जरिए कोषागार से पैसा निकालने के दोषी पाए गए थे। ऐसे में चुनाव के दौरान यह मुद्दा तो 100% उठता और बीजेपी के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता। एक कारण ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, पर सवाल यह है हर्षवर्धन जी, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभिषेक कुमार बंटी की इस इतिहास की कोई रिपोर्ट नहीं थी? टिकट दे दिया गया, उसके बाद ये वापस लिया गया है नाम, कोई और भी कहानी है क्या इसके पीछे? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये जितनी भी तरह की चीजें आ रही हैं ये यकीन न करने लायक है। नितिन नवीन का दोस्त अभिषेक बंटी को टिकट मिल गया, अब अभिषेक बंटी का टिकट कट के अभिषेक बंटी के दोस्त नीरज सिन्हा को टिकट मिल गया।
लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में अकाल देखिए कि जो 34 साल से सीट उनके पास है बांकीपुर की, वहां पर उनके पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो उसको ठोंक बजाकर कहते कि चलो ठीक है ये हो गया, अब कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, यहां तो ये कहा जाता है कि सबकी कुंडली, सबकी रिपोर्ट, देश के हर आदमी की रिपोर्ट है, और जिसको टिकट दे दिया उसकी रिपोर्ट नहीं थी। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह के, जिसको द्वंद्व तैयार हो रहे हैं, जिस तरह के अंग्रेजी में जो शब्द है कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी विरोधाभास जो बड़े हो रहे हैं, उसको दिखाता है। किसी ने मुझे कहा कि अभिषेक बंटी ने पार्टी थोड़ी बड़ी कर ली थी, उसके कुछ वीडियो जारी हो गए, वो भी था। अब अभी आपने जो कहा तो वो तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, मैं वही खोज रहा था। शकुनी चौधरी पे कौन कौन से आरोप थे? शकुनी चौधरी वाला तो नहीं इस्तेमाल कर पाए प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के खिलाफ। सम्राट चौधरी के खिलाफ तो प्रशांत किशोर ने सब किया था ना, कुछ छोड़ा तो था नहीं कि डिग्री फर्जी है, हत्या का मामला है, तो क्या है तो क्या है, कुछ नहीं, चला। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम पर अगर प्रत्याशी वापस लेना पड़ा, विवाद हुआ, फिर बदला, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विजय जी, मतलब ये तो सवाल ही गलत हुआ ना। आप बता दीजिए फिर क्या सवाल ठीक पूछा नहीं जाए? चल रहा। नहीं, मतलब कि हाँ। ये तो जाहिर ही है, और हर्ष जी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है, जिक्र किया है। मुद्दा क्या है कि, और उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कुंडली उंडली की बात तो अलग बात होती है जब किसी कैंडिडेट के बारे में, ये तो खुद अध्यक्ष जी ने अपना कैंडिडेट अपने मित्र को बनाया है ना, तो उसकी कुंडली किसको जाननी है, किसको नहीं जाननी। मैं तो समझ रहा हूँ ये पार्टी अच्छी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें अध्यक्ष ने जिस उम्मीदवार को बनाया उसको भी हटा के दूसरे उम्मीदवार को ले आए। तो अब वहां पर आप हंस क्यों रहे? नहीं, मैं देख रहा था प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे थे। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कहेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, अध्यक्ष साहब ने उम्मीदवार दिया और उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया गया। आप चाहें तो इस पर अपनी बात रख सकते हैं। वैसे जो अभिषेक कुमार बंटी कह रहे हैं वो भी मैं दर्शकों को सुना सकती हूँ। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मौके पर बदलाव किया गया है क्योंकि मैं हूं मैदान में, एक सही आदमी मैदान में आएगा तो बदलाव तो होगा। देखिए, जो सामाजिक समीकरण है बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसमें यदि भीतर घात न हो, जैसे होता है ना H2+O2+2H2, लेकिन साथ में हम कहते हैं चार्ल्स और बॉयल्स नियम, ये दोनों माने प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ प्रेशर, तब ये समीकरण लागू होगा। तो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन जी हमेशा जीतते रहे हैं, उनके पिताजी वहाँ से जीतते रहे हैं। तो इस सीट पर प्रशांत किशोर जरूर गए थे, लेकिन सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। ये मैंने कायस्थ बहुल सीट है। अब सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के बाद जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर वो सीट सौंपी थी, वो एक ठीक कैंडिडेट थे क्या? तो उत्तर इसका नाम मिलता है उनके सर्टिफिकेट जिसका आपने जिक्र किया, चारा घोटाले का आपने जिक्र किया कि वो कन्विक्टेड लोगों में से है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आरोप था, वो कन्विक्टेड लोगों में से हैं उनके पिताजी। तो ये एक तो ऑफिशियल स्टैंड है जो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। जो हमारी जानकारी में आई है कि जो अनऑफिशियल जो है वो उन कैंडिडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर की नाराजगी है। और जैसा कि होता है हर पार्टी के अंदर जो है वो एक बातचीत चलती है कि भाई प्रशांत किशोर इस चीज़ को यूज़ ना कर लें इलेक्शन के दरमियान। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जो बाकी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये मुद्दा रह जाता है क्या? ये मुद्दा रह नहीं जाता है जब आज के दिन में कैंडिडेट देखने से ज़्यादा लोग पार्टी को ही वोट कर रहा है। और ख़ास करके बिहार के अंदर जो है तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी पास हुए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे, वो जीत ही नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी नहीं जीत पाए थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत गए हैं। तो बांकीपुर तो आपको श्योर शॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। मुझे लगता है कि इंटरनल फैक्शनलिज्म भी भारतीय जनता पार्टी का एक मूल रीजन रहा है जो कि वहां से कैंडिडेट चेंज किया गया है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो दर्शकों को सुना देते हैं। लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है और वो खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं
तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ जिसको कल तक भाजपा का किला बताया जा रहा था, जिसके बारे में भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। आज वहाँ उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, प्रत्याशी भाग रहे हैं। तो ये कोई प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है। मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, हम लोग कोई विधायक मंत्री सांसद नहीं हैं, लेकिन बिहार यहाँ की जनता खड़ी हो गई है और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है, जो बदलाव का नारा दिया गया और जीतने के बाद कोई काम नहीं, तो लोग अब इस बार उसका हिसाब करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं और वो आपको दिख रहा है और यही भय भाजपा को डरा रहा है। क्या लगता है जो कैंडिडेट चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस भी है या कहीं अंदर में कुछ चल रहा है? अब तो भाई ये तो भाजपा के लोग बताएंगे, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। राखी जी, देखिए प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया, कहा हमारे बिना समर्थन की सरकार नहीं बन सकती है, और फिर हम लोगों ने जब निष्कर्ष दिखा तो पता लगा कि प्रशांत किशोर कहीं चुनाव में थे ही नहीं। तो अभी भी मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर वहां के लिए कमजोर कैंडिडेट हैं। कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तब मैं मानता कि प्रशांत किशोर वहां पर वो, ये भारतीय जनता पार्टी की श्योर से, मैंने फिर कहा इफ एंड बट लगा दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही आत्महत्या न करे या उसके काडरे तय करने की नहीं, मैं अपने ही कैंडिडेट को हराना है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी वहां हारेगी, नहीं तो प्रशांत किशोर की हार निश्चित है। आइए अयोध्या की बात कर लेते हैं, राम मंदिर की बात कर लेते हैं, जहां राम भक्तों के भरोसे को एक बार फिर से कायम करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद राम मंदिर की व्यवस्था बदलने जा रही है। आज से राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी की पहली मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर हो रही है। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे। कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली जुड़ेंगे। 3 सदस्यों वाली इस कमेटी में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव दिया जाएगा और सूत्रों की माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि अब हिंदुओं का सम्मान करना होगा। पहले मंदिरों पर कब्जा करवाया जाता था, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसों की लूट होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था,
उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। अब जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अब ये क्यों उन्हें कहना पड़ रहा है, उसके पीछे का कारण भी समझिए समीर जी। अब अखिलेश यादव शंकराचार्य के चरणों पर जाकर बैठ जाएं, सनातन ही समाजवाद है कहने लग जाएं, कन्नौज में मंदिर बनाने की बात करने लगे, सैफई में मंदिर की बात करने लगे, अब तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना कि बस यही दिन आने बाकी हैं कि वो कावड़ उठाकर चलते हैं। भूल सुधार करेंगे आप, डिस्प्यूटेड शंकराचार्य जी उनको बोलिए, अभी वो कोर्ट में मामला है उनका। ठीक सर। देखिए अखिलेश यादव तो जो भी राम मंदिर पर जो आपदा आई है उस आपदा में अपने लिए राजनीतिक अवसर देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसका मैं जितना राजनीतिक लाभ ले सकता हूं, क्योंकि इस समय ऐसा मामला है कि एक बड़ा वर्ग इसको लेकर थोड़ा डिफेंसिव है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बहुत आक्रामकता के साथ इस मामले का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि जिस तरीके से एक हिंदू के मन में इस राम मंदिर पर जो चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है उसके बाद जो आहत है, तो उसे कैसे मैं राजनीतिक रूप से उसको कैश करा सकूं, इसके लिए अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक देना चाहते हैं। और उनकी राजनीति के लिए उनको लगता है कि ये मुफीद है, क्योंकि सिर्फ एमवा का जो समीकरण उनके साथ रहा है मुस्लिम यादव का, उसमें उनको लगता है कि नाराज वर्ग अगर जुड़ जाता है मेरे साथ तो मेरी सरकार बनाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से जुड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदुओं को सतर्क कर रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है, वो लगातार कर रहे हैं। कल जिस तरीके से हनुमानगढ़ी में जो नमाज पढ़ाने की जो बात आई थी वीडियो के ऊपर, उसका उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से कोशिश की थी मुलायम सिंह यादव ने। ये वाकई में हुआ था या हाँ, ये हुआ था बिल्कुल। इस संदर्भ में जो ब्रिजलाल उनका कल बयान आया उस समय इस तरीके से कोशिश गई थी पूरा, ब्रिजलाल ने बताया कि उस समय तो पुलिस अधिकारी छापा था, दैनिक जागरण ने छापा था, पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कल सार्वजनिक बयान दिया जो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद है कि ये हुआ था। उस समय तो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी थे। तो अब वो सारे मामले निकल रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह के समय हुआ, अखिलेश यादव ने क्या किया, राम गोपाल के जो सभा के अंदर जो बयान अयोध्या का बाद दिया गया था वो उस भाषण की क्लिपिंग चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी ने बताना चाहती है कि भाई अखिलेश इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, हुई है चोरी, उसकी जांच हो रही है, लेकिन अखिलेश के बहकाव में हिंदू समाज को नहीं आना है। देखिए 2003 में तो हुआ ही था, जिसका मैंने जिक्र किया कि इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, सारे अखबारों ने छापा। 2016 में भी ये प्रयास किया गया था, हालांकि वो नहीं हुआ। उसके बगल में एक मस्जिद है, वहां पर ये जाकर के मस्जिद के प्रांगण में हुआ, बाद में नमाज अदा की गई। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, सद्भाव के नाम पर, ये हिंदू मंदिरों में ही ऐसी कोशिश क्यों की जाती है? तो ये उस समय का मतलब ये सच्चाई है, इसको दरकिनार मत कहिएगा कि अखिलेश यादव के सरकार के समय भी ऐसा प्रयास किया गया था, और मुलायम सिंह की जब सरकार थी 2003 में, तो उस समय तो हुआ ही हुआ था। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ हर्षवर्धन जी, ये जो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व है 27 में उन्हें कोई बेनिफिट भी पहुंचाएगा या नहीं? नहीं, अगर जनता को लगे कि मन से कर रहे हैं तो पहुंचा सकता है, लेकिन अगर जनता को लग रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद चूंकि योगी सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, और जिन अब मुक्तेश्वरानंद को पहले समाजवादी पार्टी की ही सरकार में पिटाई की गई थी काशी में, आज उनके चरणों में बैठे हैं, तो थोड़ा विरोधाभासी हो जाता है। दूसरा, आप और आपके नेता प्रवक्ता रोज ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं और आज एक ब्राह्मण शंकराचार्य के चरणों में बैठे हुए हैं, तो पहले ये तय कर लीजिए कि क्या ठीक है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये तो ब्राह्मणवाद का हिस्सा है, इसकी वजह से तो सब गड़बड़ हो रहा है। आपके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो क्या कहते हैं, जितने ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ये सब लूट ले रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। तो तय करिए ना। रामचरितमानस को आप इतना कुछ कहते हैं, अब आपको सांस्कृतिक ग्रंथ लगता है। तो जब तक आप जनता को ये न लगे कि आप सचमुच कोई काम कर रहे हैं, तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। हाँ, एक नुकसान जरूर हो सकता है, और वो हम नहीं बताएंगे, वो हैदराबाद वाले भाईजान बताएंगे। वो आएंगे जब, तब वो बताएंगे कि देखिए ये तो क्या करने जा रहे हैं। वो बताएंगे तो हो सकता है कि मुसलमानों के मन में जरूर आए कि बाबरी तोड़ी गई, तो वो वाला एक मसला हो सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत लाभ उनको मिलने वाला है। अच्छा, जो महाराष्ट्र में हुआ वो भी आपको बता दें। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल रहा और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। 22 जून को ही उद्धव के 6 सांसद शिंदे सेना में शामिल हो गए। ऑपरेशन टाइगर को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन अब इंडिया टीवी के पास ऑपरेशन टाइगर के सबूत हैं। कब और कहां स्पीकर से मुलाकात हुई, किसने मुलाकात करवाई, इंडिया टीवी के पास ऑपरेशन टाइगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यह तस्वीर 17 जून की है, जब दिल्ली में उद्धव गुट के सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे। सबसे पहले एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे थे।
और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिंदे के करीबी प्रताप सरनाईक ओम बिरला के सरकारी आवास पहुंचे। 17 जून की सुबह करीब 6:30 बजे उद्धव के सांसद ओमराजे निंबालकर चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष के सामने जरूरी दस्तावेज पर साइन किए और फिर वापस मुंबई रवाना हो गए। इसके ठीक 3 घंटे के बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे उद्धव के बाकी 5 सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल दिल्ली पहुंचे। इस तस्वीर में भी आपको कतारबद्ध यही लोग दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की, अलग संसदीय गुट बनाने और बाद में विलय की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर सचिन चौधरी ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई और ये पूरी कहानी किसके बाद क्या हुआ, कौन आया, किससे मुलाकात हुई। सवाल ये है विजय जी कि टाइगर पूरा हो गया है ये ऑपरेशन या अभी इसमें और कुछ बाकी है? नहीं, ऑपरेशन के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है ना, कुछ कर सकते थे, क्या करते क्या नहीं करते। अब ऑपरेशन सांसदों वाला तो हो गया है। अब और कहाँ बाकी अब और कोई बाकी है नहीं। अब तो लोकसभा वाला बचा हुआ है अभी पूरा। मुझे लग नहीं रहा कि अब थोड़ा सा शांति वो रखेंगे, कुछ और जगहों पर काम होना है। पवार कैंप में पवार कैंप का भी चल रहा है, पवार कैंप पर लगातार चर्चा हो रही है। पवार साहब क्या तय करते हैं, पवार साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना कि वो कब किस दिन क्या तय करते हैं। अच्छा समीर जी ज्यादा जानकारी उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने सारे कॉर्पोरेटर को, सारे विधायकों को, सारे पदाधिकारियों को बुलाया है और एकनाथ शिंदे से कहा भैया आ जाओ, एक बार जो चाहिए आपको छाट के ले जाओ। फिर रोज का टेंशन मेरे को मत दो, मैं सो नहीं पाता हूँ। रात भर रोज सुबह उठकर खबर आती है कि 2 के फोन बंद आ रहे हैं, 2 आउट ऑफ कवरेज हो गए। मैं किस को ढूंढता रहूंगा, सिर्फ यही काम है मेरा। तो एक बार जितने चाहिए ले जाओ, मुझे चैन से जीने दो। नहीं सर, सही बताइए ना, क्या हुआ, हो क्या रहा है अभी? पवार कैंप से लेकर उद्धव कैंप, सारे कैंप की रिपोर्ट है आपके पास? देखिए उद्धव ठाकरे का जो जाना था चला गया, तो उद्धव ठाकरे निश्चिंत थे। शरद पवार अब सोच रहे कि भाई सबके तो लेके मेरे लेके क्यों नहीं जा रही है, या कम से कम मुझे तो संपर्क किया जाए। अब शरद पवार को लग रहा है कि अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य कैसे सुरक्षित रखे। शरद पवार एक कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा बने। अब उनकी भी तमाम शर्तें उसको आने को लेकर, वो कह रहे भाई बेटे को मंत्री बनाया जाए, जितेंद्र आव्हाड को, रोहित पवार को प्रदेश में मंत्री बनाया जाए। भविष्य में बारामती से चुनाव जो होगा 2029 का, तो सुप्रिया सूले लड़ेगी, वहां से सुनेत्रा पवार या उनका परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। बातचीत चल रही है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। एक शिकार टाइगर ने कर लिया है, अब अगले शिकार की तैयारी चल रही है। पता नहीं कब वहां से कुछ और नई खबर निकलकर सामने आ जाए। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, आपका भी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।